उन चीज़ों से जम्मू कश्मीर के वकील नाराज़ हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नाराज़गी की वजह क्या है। मेरे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट DS चौहान। चौहान साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो क्लैरिफिकेशन आया है कैट के चेयरमैन की तरफ से, उस क्लैरिफिकेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले इफ़ यू परमिट मी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा जो लोग देख रहे हैं, ताकि उनकी भी याददाश्त ताज़ा करने के लिए, कि सबसे पहले जब से ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए। अब क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जो था 1985 उस वक्त एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 31 अक्टूबर के बाद 2019 को वो एप्लीकेबल हो जाता है। जब वो एप्लीकेबल हो जाता है तो उसके बाद जुरिस्डिक्शन का था, लेकिन कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं निकली थी। फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है वो इन्होंने निकाली है 29 अप्रैल को। उसमें इन्होंने ये कहा कि जो J&K के यूटी के एम्प्लॉयज़ हैं ये चंडीगढ़ बेंच के अंदर आएंगे, वहाँ पे केस करेंगे। और चंडीगढ़ बेंच जो था उसमें ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सारे आ गए। जैसे वहाँ आपको पहले काफ़ी चैनल्स ने बताया है, आपने भी ये प्रोजेक्ट किया था कि वहाँ कोई 1200 के करीब पेंडेंसी थी। यहाँ से कोई 31,000 के करीब केसेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लुकिंग टू द ह्यूज नंबर ऑफ केसेस, देयर वाज ह्यू एंड क्राई थ्रू आउट द स्टेट, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। उनका इंटरेस्ट वॉच करने के लिए, प्लस क्योंकि लीगल कम्युनिटी जो है, फ्रेटर्निटी जो है, वो इससे हिट हो रही थी, तो उन्होंने भी इसमें डिफरेंट तासुरात दिए। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मोटिव्स होते हैं, उन्होंने भी इसको प्रोजेक्ट किया। अब ये जो क्लैरिफिकेशन है वो उन्होंने दिया हमारे जतेंद्र सिंह जी ने कि साहब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका यहीं पे सर्किट बेंच बनेगा। लेकिन दैट वाज ट्वीटेड, वो एक ट्वीट आया था, लेकिन उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आई क्योंकि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स करनी है फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट बेंच। अब ये चीफ जस्टिस ने जब देखा कि यहाँ पे ह्यू एंड क्राई है, सो एज हेड ऑफ द फैमिली उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि पेंडेंसी जो है ह्यूज है, आप इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उसका जो रिप्लाई कल हमने देखा है, दैट इज़ रियली शॉकिंग इन द सेंस कि इसने इट हैज़ eroded the confidence of public at large in the judicial institution। आज लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि क्या सुपरमेसी हाई कोर्ट की है या इसमें सुपरमेसी जो है वो कैट की है। ये एक बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है। और ये लेटर जो लिखना है उनका, और द लैंग्वेज उसमें जो है, मेथड एंड मैनर, लैंग्वेज जो है दैट इज़ ऑल्सो कंटेम्पचुअस। वो एक कैट के चेयरमैन की लैंग्वेज नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। जैसे आप कह रहे हैं कैट के चेयरमैन की लैंग्वेज नहीं है, जो मुझे उस चिट्ठी से समझ में आया वो ये समझ में आया कि चिट्ठी चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल ने मिनिस्टर इन PMO DOPT के जो मंत्री हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह को लिखी थी। उन्होंने कैट के चेयरमैन को एड्रेस भी नहीं किया था उसमें। उन्होंने सिंपल ये, क्योंकि ये नोटिफिकेशन निकालने का काम ही DOPT का है, तो इन्होंने अपनी बात जो है चेयरमैन चीफ जस्टिस साहिबा ने उनके सामने रखी थी और उनसे तमाम गुजारिशात की थी। लेकिन कैट के चेयरमैन का उस लेटर का नोटिस लेना और उसके बाद फ़ौरन जो है एकदम इस तरह का रिबटल करना, क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए ऐसा है जुनैद जी, मैं आपको एक बताऊं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देयर इज़ ए आर्टिकल 50 जो है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ये स्पेसिफिकली डील करता है। और ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये 16वीं और 17वीं सदी में ये ग्रीस से शुरू हुआ था ये कंसेप्ट, फिर रोम से आया, उसके बाद हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूंगा कि जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हैं वो किस लिए उन्होंने रखी। जैसे उसमें ये सिचुएशन भी डील की गई है कि कैट का एक आदमी मेंबर जो है वो अपॉइंट होते हैं, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट आते हैं ये लोग, हाई कोर्ट के जज भी हों या चीफ जस्टिस भी रिटायर हों, तो कहीं ना कहीं वो
रीएम्प्लॉयमेंट का एक होता है। जो मेरा विचार है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो हैं कैट की और अदरवाइज, ये रिटायरमेंट के बाद इनको दे हैव टू रन आफ्टर द ब्यूरोक्रेट्स। इसीलिए क्योंकि जैसे ही ये रिटायर होते हैं, जैसे अभी दीपक गुप्ता हमारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने आज से कहना शुरू कर दिया कि चीफ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ ठीक नहीं हो रहा था, कोलिजियम सिस्टम डिफेक्टिव है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब ये लोग कुर्सी पे बैठते हैं उस वक्त इनको कोई चीज़ नजर नहीं आती। आफ्टर रिटायरमेंट, ताकि ये पॉपुलैरिटी गेन करें, गवर्नमेंट की नज़र में आए, कोई अपॉइंटमेंट्स मिल जाएं, तो ऐसे बयान ये देना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आर्टिकल 50 जो है वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, ताकि एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे एक रेवेन्यू कोर्ट है, उसमें IAS ऑफिसर वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो वाबस्ता जो है एग्जीक्यूटिव से होते हैं, लेकिन वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस उनका एक जुडिशियल माइंड होना चाहिए। इसीलिए ये आर्टिकल 50 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इनकॉर्पोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चेयरमैन साहब ने एक लेटर लिख दिया, ये क्योंकि उनको तो किसी ने एड्रेस नहीं किया था। हमारे लॉर्ड चीफ जस्टिस ने एज हेड ऑफ द फैमिली मैं ये कहूँगा, और एक लिटिगेंट, इट इज़ नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर, ये एक उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लुकिंग टू द difficulties being faced by the or to be faced by the public litigant, public at large, उन्होंने एक लेटर लिखा। इट इज़ ओनली ए सजेशन, ये कमांड नहीं थी। अब उन्होंने इसको कैसे लिया, क्योंकि लेटर एड्रेस करते हैं वो मिनिस्टर साहब को, और कैट के चेयरमैन साहब हैं, उनको तो कहीं एड्रेस नहीं किया। अब वो बहाना लगाते हैं कि बार एंड बेंच जो वेब है मैंने वहाँ से देखा। अब हु हैज़ ऑथोराइज्ड हिम टू ऑफर एनी क्लैरिफिकेशन टू दिस लेटर? एंड अब अनफॉर्चुनेट ये है, आपको मैं बता दूं, ये जो कैट की जुरिस्डिक्शन है, जब ये कोई फैसला करते हैं उसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास होती है, और एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए और इस यूनियन टेरिटरी के लिए। आज पब्लिक जो है उनका फेथ जो है, मैं कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ख़त्म हो जाएगा। आज लिटिगेंट पब्लिक को क्या इंप्रेशन जाएगा? उनको ये होगा कि यहाँ पे जो कैट में फैसले होते हैं वो गवर्नमेंट के कहने पे होते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट लिटिगेंट जो है वो गवर्नमेंट है इसमें। चीफ जस्टिस साहिबा ने चिट्ठी आप तमाम वकला हजरात की तरफ से DOPT में लिखी, और जिस तरीके से, जैसे आपने कहा कि कैट में अगर कोई मामला जाता है और वहाँ जो लिटिगेंट है वो उस मामले के निपटारे से खुश नहीं है, वो उसके बाद हाई कोर्ट को अप्रोच करता है। तो अगर सुप्रीमेसी को देखा जाए तो हाई कोर्ट सुप्रीम है कैट से। सामने नजर आ रहा है कि कैट के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब आपसे समझूंगा कि चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल, आपकी तरफ से उन्होंने तमाम वकला हजरात की तरफ से, लिटिगेंट्स की तरफ से चिट्ठी लिखी। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का स्टैंड, जम्मू कश्मीर का स्टैंड क्या होना चाहिए, दोनों बार्स का अब स्टैंड, यानी कल के दिन क्या होना चाहिए और अभी तक क्या कुछ हो गया होना चाहिए था? देखिए, बार का जो उन्होंने लिखा वो एक लिटिगेंट पब्लिक उनकी प्रायोरिटी थी। 5 लाख एम्प्लॉय, पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, 31,000 केसेस यहाँ पे पेंडिंग है, आगे फ्यूचर में भी लिटिगेशन होगी। पहला प्रायोरिटी उनकी थी लिटिगेंट पब्लिक। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि लॉयर्स जो थे दे वर क्राइंग हॉर्स के साथ, हम वाबस्ता हैं, हमारी रोजी रोटी लाइवलीहुड है इसके साथ, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है ये लॉयर्स या बार के कहने पे नहीं लिखी है, ये लिटिगेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में लिखी है कि आप एक परमानेंट बेंच दीजिए। अदरवाइज उसमें मुझे ये बताइए कि क्या गलत लिखा है। अगर उन बार का क्या स्टैंड होना चाहिए वो आपसे मैं जानना चाहता हूँ। ये एक ऐसा इशू है जिसपे मेरा ख्याल कोई ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है नहीं, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव है। क्योंकि इनडायरेक्टली जो है चेयरमैन साहब का जो ये लेटर का जवाब देना और जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, दिस इज इंटरफेरेंस, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस बाय द एग्जीक्यूटिव, मैं ये कहूँगा। उसके लिए वी शुड ऑल बी स्टैंडिंग लाइक ए रॉक। और जो भी उन्होंने किया है, बिकॉज हम एक इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वी मेक आवर अर्निंग्स, वी मेक आवर लिविंग्स
इसी प्रोफेशन से करते हैं, और जिधर से इंसाफ मिलता है, और इंसाफ भी ऐसा है कि जिधर आपको अनबाइस्ड जो डिसीजंस होते हैं, इसके लिए हमें सबको जो है वो एक स्टैंड रखना है। और बार का भी मेरा ख्याल कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है कि वो उन बेंच के अगेंस्ट है या लेटर जो लिखी गई है उसके डिफरेंट ओपिनियन। चौहान साहब, कभी आप खुद कैट के जो सर्किट बेंच है उसमें अपेयर हुए हैं? मैं इंसिडेंटली जब ये पिछली बार आए थे सेम बेंच के पास पेश हुआ था, और यही अब आपसे जानना चाहूंगा कि निपटारे को लेकर, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने उस रिबटल में करी हैं, निपटारे को लेकर जानना चाहूंगा, क्या एक हियरिंग में मसला हल हो जाता है कैट में? देखिए, ऐसा है कि स्टेट की लिटिगेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिटिगेशन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं काफ़ी साल 12 साल सरकार का मैं वकील रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ जो है पहले तो रिप्लाई फाइल नहीं होते हैं, इट टेक्स ईयर्स टुगेदर। नहीं, मैं पहले हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे समझ में। अब वहाँ पे देखो, एक फैसला करना होता है, एक इंसाफ करना होता है। डिस्पोजल एंड डिसीजन में जमीन आसमान का अंतर है। अब वो रेफर कर रहे हैं कि हमने साहब इतना डिस्पोजल किया, अरे उसमें डिस्पोजल कितना है और डिसीजन क्या है? डिसीजन होता है जिधर आप पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करते हैं, उसमें एक नया पॉइंट ले डाउन करते हैं, दैट बिकम्स ए लॉ, और उस लॉ को हम आगे रीइटरेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं इन फ्यूचर कोर्स और डिफरेंट जजमेंट्स में। तो मैं उनसे एग्री नहीं करता। डिस्पोजल इज डिफरेंट फ्रॉम डिसाइडिंग ए मैटर। चौहान साहब, जैसे आपने कहा डिस्पोजल इज डिफरेंट फ्रॉम डिसाइडिंग अ मैटर, कैट की बात अगर करूंगा मैं प्रिंसिपल बेंच की, 10,000 मामले पेंडिंग है कैट के प्रिंसिपल बेंच में, और चेयरमैन साहब जो है बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, और उसके बाद ये कह रहे हैं जी कि जब हमारा सर्किट बेंच आता था तो एक छोटा सा कमरा, हमें 8 बाय 10 का कमरा हमें कश्मीर में दिया गया था, जम्मू में थोड़ी सूरत हाल बेहतर थी। आपसे ये जानना चाहूँगा, कैट के मेंबरान जब जम्मू आते थे, क्या 3 दिन 4 दिन जो वो जम्मू में रहते थे, 4 दिन कोर्ट लगती थी? क्योंकि मेरे पास जानकारी कुछ और है। ऐसा है कि जो कॉल लिस्ट आती थी वो अगर 3 दिन की या 2 दिन की आती थी, लेकिन सिटिंग जो है वो 1 दिन ही होती थी। ये गलत है, क्योंकि फाइलिंग डेज भी उसमें होते हैं। अगर इन्होंने सपोजिंग ये कहते हैं हम 10 मई से बैठेंगे, तो लेकिन ये बैठते थे वर्चुअली 12 को या 11 को, 10 को जो है आपने अगर फ्रेश केस वगैरह फाइल करना होता है तो वो नंबर वगैरह लग जाते हैं, और हियरिंग जो थी वो 1 दिन या उससे नेक्स्ट जो आधा दिन करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। फिक्स डेज के लिए ये बैठते नहीं हैं, ये गलत है, ये टोटल गलत है। आखिरी सवाल आपसे चौहान साहब, जुडिशरी और वो जो क्वासी जुडिशियल एक सेटअप है, साफ शब्दों में जानना चाहूँगा, क्या चेयरमैन कैट की जो जुरिस्डिक्शन है या जो जुडिशियल पावर्स वो जिन पावर्स का को वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से ज़्यादा हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि हाई कोर्ट जो है और अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है, दे आर होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वेयर एज ट्राइब्यूनल जो है इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ अ स्टैचू, और जो स्टैचू है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट वो आर्टिकल 343 के तहत कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, और सुपरमेसी की तो देयर इज नो क्वेश्चन। हाई कोर्ट इज ऑलवेज अबव लॉ एंड दे आर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे ओवरराइड ऑल स्टैट्यूटरी पावर्स इन द फील्ड। क्या बार के मेंबर हैं? बिल्कुल हूँ, बार के मेंबर हैं आप, आपकी तरफ से प्रेस नोट भी नहीं इशू हुआ? ये हमारे प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि ही शुड हैव कम आउट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो जनरेट की गई है, इट इज़ ए सेल्फ क्रिएटेड बाय द चेयरमैन ऑल्सो, और या कन्फ्यूजन कह लीजिए। तो इसके बारे में बार को दे शुड हैव कम आउट विद सम क्लैरिफिकेशन, सम प्रेस नोट, सो दैट लोग जो है उनका फेथ जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक का फेथ इरोड हो गया तो इंस्टीट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है, एक लॉयर की कोई अहमियत नहीं है। अगर आपका एक इंसाफ के तराजू में विश्वास ही नहीं है तो आप कोर्ट में क्या लेने आएंगे? इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बार प्रेसिडेंट को अभी तक ओपनली जो है वो एक प्रेस रिलीज और प्रेस नोट देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये है कि लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हैं, छोटे छोटे
ज़ाती मुफाद हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट दे शुड हैव कम आउट टिल डेट। आपका एक्सपीरियंस अपना क्या है बार का? इससे पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट बार के रहे हैं। कितने प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी सियासी जो वाबस्तगी थी, उस सियासी वाबस्तगी के चलते उन्होंने खामोशी इख्तियार की बहुत सारे मामलों में? मैंने आपको कहा, दो आई ऑल्सो बिलोंग टू ए पोलिटिकल पार्टी, लेकिन वो पोलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं है। आई एम ए मेंबर ऑफ बार, व्हेन आई एम ए मेंबर ऑफ बार, तो वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। द इंटरेस्ट ऑफ बार इज़ सुप्रीम, और जिसके लिए जो हमें सबको फाइट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट DS चौहान। आपने साफ तौर पे सुना कि ये बार जो है, बार में पॉलिटिकल एफिलिएशन, आप सियासी तौर पर किस पार्टी से जुड़े हुए हैं माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि बार सुप्रीम है। और ये बात भी साफ तौर पर कही, कैट के चेयरमैन का अपनी एक पोजीशन और अपनी एक हैसियत है, मगर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का रुतबा और मर्तबा, जुडिशियल रुतबा और मर्तबा बहुत बड़ा है। और उसको देखते हुए जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। दुखद है, अफसोसनाक है, और ये सीधा सीधा प्रहार है जम्मू चीफ जस्टिस के उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। कुछ और आवाज़ों को लेकर इसी कैट के मामले पर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।